हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक शक्ति संतुलन की अवधारणा को लेकर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की क्या महत्ता है और शक्ति संतुलन किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप यदि पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल से यदि जुड़ पा रहे हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरी जो भी वीडियो बनेगी तो वो आप तक पहले पहुंच पाएगी। तो इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं हम लोग शक्ति संतुलन की अवधारणा की ओर कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की अवधारणा क्या है। इसका सर्वप्रथम हम आशय देखेंगे कि इसका आशय क्या है शक्ति संतुलन का। फिर हम देखेंगे कि शक्ति संतुलन के अंतर्गत 1914 के पहले शक्ति संतुलन की क्या स्थिति थी, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के पहले शक्ति संतुलन की क्या स्थिति थी, हम इसको देखेंगे। शक्ति संतुलन का आदर्श एवं वास्तविकता क्या है, आज के वर्तमान या आधुनिक समय में शक्ति संतुलन कहाँ तक प्रभावी हुआ है, इसका आदर्श क्या है और इसकी वास्तविकता क्या है, इसका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। साथ ही हम देखेंगे शक्ति संतुलन के प्रकारों के अंतर्गत इसके शक्ति संतुलन अर्थात सरल संतुलन और एक होता है इसका बहुमुखी संतुलन। तो सरल संतुलन क्या है और बहुमुखी संतुलन क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि शक्ति संतुलन की विशेषताएं क्या है और शक्ति संतुलन के साधन कौन कौन से हैं कि जिन साधनों के माध्यम से हम शक्ति संतुलन स्थापित कर सकें, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति को संतुलित करने के साधन कौन कौन से हैं, उन पर हम तमाम तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो लगे रहिए और वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो देखते हैं शक्ति संतुलन से आशय क्या है। तो शक्ति संतुलन का सीधा सा आशय ये है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे, कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी न हो सके, इतना शक्तिशाली न हो कि वह दूसरों पर हमला करने की स्थिति में हो या उन्हें दबाने या हराने में समर्थ हो, इस स्थिति में न हो। अर्थात कहने का आशय यह है कि शक्ति संतुलन से आशय यह है कि विश्व के चाहे दो गुट हों, चाहे दो राज्य हों या दो राष्ट्र हों, उन दोनों में या दो से अधिक राष्ट्रों में शक्ति का संतुलन इस प्रकार से बना रहे कि कोई भी एक राज्य दूसरे पर आक्रमण न कर सके या अपनी बात जबरदस्ती दूसरों पर थोप ना सके, ऐसी स्थिति में ना हो। तो इसी को हम शक्ति संतुलन के रूप में हम जानते हैं। शक्ति संतुलन को स्पष्ट करते हुए कैसलर ने कहा था कि राष्ट्र के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्यवाद बनाए रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर ना हो कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके। अर्थात वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एक राज्य इतना प्रभावशाली ना हो, इतना शक्तिशाली ना हो कि वो दूसरे राज्यों पर अपनी ताकत दिखा सके या उन्हें दबा सके या उन पर अपनी इच्छा को लाद सके। इस स्थिति में कोई भी राज्य ना हो, यही है शक्ति संतुलन। प्रथम विश्व युद्ध के पहले की हम बात करते हैं कि शक्ति संतुलन प्रथम विश्व युद्ध के पहले अर्थात 1914 के पहले की हम बात करते हैं कि 1914 के पहले शक्ति संतुलन की क्या स्थिति थी। तो 1914 के पहले शक्ति संतुलन इस रूप में बना हुआ था, अर्थात शक्ति को संतुलित करके रखा गया था प्रथम विश्व युद्ध के पहले। अब इसमें भी दो गुट थे, दो गुट यानी एक गुट था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। तो ये दो फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ जो थे, इनका एक गुट बना हुआ था और इन गुटों की शक्ति को संतुलित करने के लिए दूसरा गुट इधर बना हुआ था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। तो इस प्रकार से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की, इन राज्यों ने ये जो मित्र राष्ट्र थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, इनके साथ शक्ति को संतुलित करके रखा था इन दोनों गुटों ने। क्योंकि यूरोप की राजनीति में प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप में दो गुट प्रभावी रूप से थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया एक गुट था और दूसरा था जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की।
ये ऐसे राष्ट्र थे दो यूरोप के कि ये दोनों गुटों ने अपनी शक्ति को संतुलित कर कर रखा था। मतलब एक शक्तिशाली होता था, दूसरा भी उसको संतुलित करने का प्रयास करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शक्ति संतुलन है प्रथम विश्व युद्ध के पहले की स्थिति है। अब देखते हैं कि शक्ति संतुलन को हम किन रूपों में हम देखते हैं। तो शक्ति संतुलन को एक हम देखते हैं कि एक आदर्श शक्ति संतुलन का आदर्श। अब शक्ति संतुलन का आदर्श क्या है? शक्ति संतुलन का आदर्श ये है कि विश्व में शक्ति संतुलित रहे, यानी तुला के दोनों जो पल्ले हैं लगभग बराबर की स्थिति में रहे। ये तुला के दोनों पल्ले बराबर की स्थिति में रहे, कोई एक कम और कोई ज्यादा न हो। अर्थात एक गुट की शक्ति दूसरे गुट की शक्ति के बराबर हो, या एक राज्य की शक्ति दूसरे राज्य की शक्ति के बराबर हो। अर्थात एक राज्य दूसरे पर हावी न हो सके, इस स्थिति में बना रहे, तो इसको हम कहते हैं शक्ति संतुलन का आदर्श कहते हैं। अब शक्ति संतुलन की वास्तविकता क्या है? अब आधुनिक युग में आप देखेंगे कि शक्ति संतुलन का आदर्श तो ये कहता है कि दोनों राज्यों के बीच या दो गुटों के बीच या दो राष्ट्रों के बीच शक्ति लगभग समान होना चाहिए, ताकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण ना कर सके। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? वास्तविकता बिल्कुल आदर्श से पलट है, आदर्श से बिल्कुल विपरीत है वास्तविकता। अर्थात जब हम देखते हैं दो राष्ट्रों या दो गुटों के बीच आप शक्ति को देखते हैं, तो हमको पल्ला एक तरफ का झुका हुआ दिखता है और दूसरे तरफ का उठा हुआ दिखता है। अर्थात एक तरफ भारी पल्ला दिखता है और एक तरफ हल्का दिखता है। अर्थात शक्ति संतुलन की वास्तविकता ये है कि यहाँ पर शक्ति संतुलित नहीं होती है। एक राज्य अपने आप में प्रभावी होता है, ताकतवर होता है, तो दूसरा कमजोर होता है। अब इसी संतुलन को, इसी को बनाए रखने के लिए, इसको संतुलित असंतुलन को संतुलन में परिवर्तित करने के लिए ही शक्ति संतुलन की अवधारणा सामने आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आदर्श है और दूसरा एक वास्तविकता है। अब बात करते हैं कि शक्ति संतुलन के प्रकार। अब शक्ति संतुलन को प्रकार के रूप में यदि देखते हैं तो ये हमको दो प्रकार से दिखाई देता है, एक है सरल संतुलन और दूसरा है बहुमुखी संतुलन। अब सरल संतुलन क्या है और बहुमुखी संतुलन क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करें। तो सरल संतुलन से आशय ये है कि दो राज्यों के बीच या दो विरोधी गुटों के बीच लगभग संतुलन बना रहता है। इसमें दो राज्य या दो गुट होते हैं, दो राज्य हो सकते हैं या दो गुट हो सकते हैं या दो राष्ट्र हो सकते हैं। इनमें शक्ति का संतुलन बना हुआ रहता है, चाहे वो मित्र राष्ट्र हो चाहे विरोधी राष्ट्र हो, इनके बीच में दोनों में संतुलन बना हुआ होता है। तो इसको हम कहते हैं सरल संतुलन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो ही राष्ट्र या दो विरोधी राष्ट्र या दो गुट होंगे। ठीक है, अब बहुमुखी संतुलन क्या कहेंगे? बहुमुखी संतुलन से आशय है समूह से। बहुमुखी संतुलन में होता यह है कि राज्यों के समूह के बीच में जो बहुत सारे राज्य होंगे, ये बहुत सारे राज्य हैं, तो इन राज्यों के समूह के बीच में एक संतुलन बना हुआ होता है। तो राज्यों के समूह के बीच में संतुलन बना होता है, किंतु इसमें भी देखने में आता है कि इसमें भी समूह के अंदर भी संतुलन के अंदर संतुलन होता है। मतलब जैसे मान लिया जाए ये राज्य हैं, तो ये राज्य जब इन राज्यों का एक समूह है, तो इनमें तो संतुलन होगा ही, लेकिन इस संतुलन के अंदर भी संतुलन पाया जाता है। अर्थात विभिन्न राज्य जो होते हैं उनके बीच में भी आपस में संतुलन पाया जाता है। इसको हम कहते हैं बहुमुखी संतुलन कहते हैं। किंतु ये बहुमुखी संतुलन जो होता है युद्ध के टाइम पर या कोई भी संकट हो चाहे युद्ध हो, तो युद्ध या संकट की स्थिति में यह बहुमुखी संतुलन जो होता है ये सरल संतुलन में परिणत हो जाता है। ये सरल संतुलन में परिणत हो जाता है। ये सरल संतुलन अर्थात दो गुटों के बीच में या दो राज्यों के रूप में परिणत हो जाता है। ये इसकी खास विशेषता है। इसमें और एक बात ये होता है कि जो बहुमुखी संतुलन होता है, जो जिसमें राज्यों के समूह के बीच में संतुलन होता है, तो यहाँ एक संतुलनकर्ता की स्थिति भी दिखाई देती है। यहाँ एक संतुलनकर्ता भी दिखाई देता है जो समय समय पर इन राज्यों के बीच, इन समूह के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। और ये जो संतुलनकर्ता होता है ये खास तौर से प्रभावी राज्य होता है जो इन समूहों पर अपना प्रभाव बनाए रखता है। तो इस प्रकार से ये संतुलनकर्ता की स्थिति भी होती है जो इस समूह के बीच में संतुलन बनाए रखता है।
अब बाद में देखते हैं कि इस संतुलन शक्ति संतुलन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो अब विशेषताओं पर अपन ध्यान देंगे। तो विशेषता हम देखते हैं शक्ति संतुलन की, तो इसकी कुछ खास विशेषता हमको दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है इसका अध्ययन करने के बाद। तो सबसे पहली विशेषता ये कि शक्ति संबंध परिवर्तित व चलायमान होते हैं। अर्थात शक्ति संतुलन की पहली विशेषता यह है कि जो भी शक्ति संबंध होते हैं वो आपस में परिवर्तित होते हैं, चलायमान होते हैं, मतलब स्थिर नहीं होते शक्ति संबंध। इसलिए क्योंकि शक्ति जो होती है राष्ट्रों के बीच या राज्यों के बीच सदैव स्थिर नहीं रहती है, अर्थात वो शक्ति में परिवर्तन होते रहता है। किसी की शक्ति कम होती, किसी की शक्ति ज्यादा होते जाती है, मतलब संघर्ष शक्ति का चलते रहता है, तो इससे परिवर्तन आते रहता है। दूसरी विशेषता यह है कि शक्ति संतुलन दैवी वरदान न होकर के मानवकृत स्थिति होती है। मतलब शक्ति संतुलन यानी संतुलन करने की जो स्थिति होती है, शक्ति को संतुलित करने की स्थिति होती है, दो राज्य, दो गुटों या अनेक राज्यों के बीच में जो संतुलन बनाने की स्थिति होती है, वह कोई दैवी वरदान नहीं है। इसके लिए देवता आकर के कोई शक्ति संतुलन नहीं करता है, बल्कि एक मानवकृत स्थिति होती है, क्योंकि मानव ही इसमें हस्तक्षेप करते हैं। एक राज्य दूसरे राज्य में हस्तक्षेप करता है और इस प्रकार संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तीसरी जो इसकी खास विशेषता है वह है शक्ति संतुलन यथापूर्ण स्थिति, अर्थात यथापूर्ण स्थिति यानी ज्यों का त्यों बनाए रखने की नीति है। शक्ति संतुलन क्या है? तो ज्यों का त्यों बनाए रखने की स्थिति, यानी जिस स्थिति में राज्य है उसी स्थिति में वह बना रहे, अर्थात अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा इतना न बढ़ा सके कि वो दूसरे पड़ोसी राज्यों को या दूसरे राज्यों को हस्तक्षेप कर सके, उनके आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर सके। इस स्थिति में किसी भी राज्य को होने नहीं देना, मतलब उसे यथा स्थिति यानी पूर्व स्थिति में जैसा वह है उसी स्थिति में उसको बनाए रखना, ये शक्ति संतुलन की विशेषता देखी जाती है। चौथी विशेषता इसकी दिखती है कि शक्ति तत्वों को मापना और स्थिर कर सकना असंभव है। शक्ति तत्व जो है वह अस्थिर है, अस्थिर है, शक्ति तत्व अस्थिर होता है क्योंकि शक्ति घटती और बढ़ते जाती है। तो इसलिए इसका कोई ऐसा मापना इसको बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी इसको मापने का एक मापक यंत्र जो होता है वह मापक यंत्र होता है युद्ध। अर्थात युद्ध में ही निश्चित तौर पर किसी राज्य की शक्ति को मापा जाता है। एक राज्य कितना शक्तिशाली है या कितना कमजोर हो चुका वो युद्ध में ही पता चलता है। और कभी कभी ये होता है कि युद्ध की स्थिति में जब युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में एक शक्तिशाली राज्य भी कमजोर भी हो सकता है युद्ध के बाद। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि शक्ति तत्व जो है वो अस्थिर होता है, उसको स्थिर नहीं किया जा सकता। कभी कोई राज्य शक्तिशाली हो सकता है तो दूसरी ओर वो कमजोर भी बाद में हो भी सकता है, तो इसीलिए इसको मापना कठिन कार्य है। अगली विशेषता देखी जाती है शक्ति संतुलन के संदर्भ में इतिहासकार और राजनीतिज्ञों ने क्या कहा। तो शक्ति संतुलन के संदर्भ में इतिहासकार जो है वो शक्ति संतुलन को ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। वहीं पर यदि राजनीति शास्त्री है तो राजनीति शास्त्री उसे सब्जेक्ट के रूप में देखता है। यह शक्ति संतुलन की खास विशेषता है कि इतिहासकार उसे ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है और राजनीतिज्ञ जो होता है उसे सब्जेक्ट के रूप में देखता है, मतलब उसको पहले महत्व देता है और इतिहासकार उसे बाद में महत्व देता है। अगली विशेषता है कि शक्ति संतुलन के खेल में खिलाड़ी केवल बड़े राज्य होते हैं। जो भी बड़े राष्ट्र होते हैं, शक्तिशाली राष्ट्र जो होते हैं, वही शक्तिशाली राष्ट्र कुल मिलाकर शक्ति संतुलन का जो खेल होता है उसके असली खिलाड़ी होते हैं। छोटे राज्य जो या कमजोर राज्य होते हैं वो तो इसमें भाग लेते ही नहीं है, वो तो सिर्फ ग्रुप बन जाता है या वो तटस्थ रहते हैं या तटस्थीकरण की नीति को अपनाते हैं। लेकिन इस खेल में, शक्ति संतुलन के खेल में बड़े राज्य ही होते हैं, बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो बड़े राज्य ही होते हैं। जैसे आप देख लिए सोवियत संघ देख ले, रशिया अर्थात आप देख ले अमेरिका देख ले, फ्रांस देख ले, जर्मनी देख ले, इटली देख ले, ऐसे जो राज्य होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं वही राज्य जो है शक्ति संतुलन में भाग लेते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि शक्ति संतुलन के साधन क्या है। इनके साधनों को हम देखें कि किस प्रकार से, किन साधनों के माध्यम से शक्ति को संतुलित करके रखा जाता है। तो वो उसके साधन कहलाते हैं कि जिससे कि एक राज्य दूसरे राज्य की शक्ति के बराबर बना रहे या उन राज्यों में आपस में संतुलन बना रहे। तो इसके लिए साधन कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन से ऐसे साधन हैं, उपाय हैं जिनके माध्यम से शक्ति संतुलन को स्थापित किया जाता है या बनाए रखा जाता है। तो सबसे पहला जो इसका साधन है वो है क्षतिपूर्ति या मुआवजा। इसको कहते हैं क्षतिपूर्ति या मुआवजा ने कॉम्पनसेशन।
कॉम्पनसेशन का मतलब ये है कि जब युद्ध के दौरान जब राज्य 2 या 3 या 5 राज्य जब भाग लेते हैं किसी एक गुट में और ये दूसरे गुट के राज्यों से जब लड़ाई लड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब जीत होती है, जैसे मान लिया जाए यहाँ 3 राज्य हैं, इन 3 राज्यों ने मिलकर के इन 5 के विरुद्ध अपना युद्ध लड़ा, तो ये क्या होता है कि जब ये अगर विजित हो जाते हैं, जीतने के बाद युद्ध के दौरान जो भी क्षेत्र जीत लिए जाते हैं, उन क्षेत्रों को ऐसा बंटवारा किया जाता है कि जितना इसने खर्च किया, जितना पैसा या जितना इसने खर्च किया, उसी आधार पर इसको मुआवजा दिया जाता है। अर्थात जीते हुए क्षेत्रों से उसको क्षेत्र उतना ही प्रदान किया जाता है। और इसमें खास बात ये देखी जाती है कि इसे उतना ही दिया जाएगा जितना इसने खर्च किया, इसे उतना ही दिया जाएगा जिससे कि शक्ति संतुलन बना रहे। लेकिन खास बात ये होती है, इसमें ये देखने वाली बात होती है कि इसमें 2 बातें तो होती है कि उसको उतना ही दिया जाएगा, उतना ही क्षेत्र प्रदान किया जाएगा जितना कि इसने खर्च किया, और उतना ही प्रदान किया जाएगा जितना कि शक्ति संतुलन इन दोनों के बीच में बना रहे या इन तीनों के बीच में बना रहे। अब ये तीनों उसी हिसाब से बंटवारा करते हैं जीते हुए क्षेत्र का। लेकिन जीते हुए क्षेत्र का इसका मतलब ये नहीं कि केवल भूखंड ही दे दिए, उनको एक भूक्षेत्र ही दे दिए, एक स्थल ही दे दिए कि ठीक है भाई ये रख लो आप, और जितना आपने खर्च किया उसके हिसाब से इतना क्षेत्र रख लो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो भूखंड दिया जाता है उस भूखंड की उपजाऊपन भी देखा जाता है कि कितना उपजाऊपन है, वहाँ पर प्राकृतिक स्रोत क्या है ना, और साधन क्या है। इस आधार पर बंटवारा किया जाता है भूमि का। अर्थात इस प्रकार जैसे मान लिया जाए जैसे एक किसान है, एक किसान के 2 बेटे हैं। अब 2 बेटे हैं या 2 संतानें हैं इस किसान की। अब वो मान लिया जाए जब इसमें दोनों में बंटवारा होता है जमीन का, तो जमीन का बंटवारा मान लिया जाए, उसके पास 2 प्रकार की जमीन है, एक है सिंचित, ठीक है, और दूसरी है असिंचित। समझने का प्रयास करें इस उदाहरण के माध्यम से। और एक जमीन है पड़त मतलब ऐसी जमीन जहां पर कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की भूमि है। तो अब ये किसान क्या होगा कि जब भूमि का यहां पर बंटवारा किया जाएगा तो सिंचित किसी एक बेटे को और असिंचित किसी एक बेटे को नहीं दी जाएगी। होगा ये कि ये दोनों के बीच जब बंटवारा होगा तो सिंचित भूमि का आधा भाग एक को और असिंचित भूमि का आधा भाग एक को, और ये पड़त भूमि है, इसके भी 2 भाग होंगे, एक इसे जाएगा और दूसरा इसे जाएगा। अर्थात इस प्रकार से बंटवारा होता है, तब जाकर के दोनों के बीच क्या होता है, संतुलन बन जाता है, संतुलन बना हुआ होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार से संतुलन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जब युद्ध में 2 गुट शामिल होते हैं और एक गुट की जब विजय होती है तो दूसरे जीते हुए गुट को इस प्रकार से भूमि का क्षेत्र बांटा जाता है कि जिससे कि उस भूमि में प्राकृतिक स्रोत भी हो, उपजाऊपन भी हो और साधन भी हो। इस आधार पर बंटवारा करके दोनों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखा जाता है। तो ये है खास तौर से इस प्रकार से क्षतिपूर्ति या मुआवजा दिया जाता है। दूसरा है हस्तक्षेप। शक्ति संतुलन के साधन का दूसरा साधन जो है वह है हस्तक्षेप। अर्थात एक राज्य जो है, एक शक्तिशाली राज्य जो है, वो शक्तिशाली राज्य दूसरे राज्य में हस्तक्षेप भी करता है शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए। यदि ये राज्य हो, एक राज्य है जो यह राज्य कमजोर है वर्तमान में, लेकिन ये यदि अपनी शक्ति को बढ़ाता है, अपनी शक्ति को इंक्रीज करता है, तो ऐसी स्थिति में यह शक्तिशाली राज्य यहां आकर के हस्तक्षेप भी कर सकता है जिससे कि शक्ति संतुलन बना रहे। यानी कहने का आशय यह है कि इसके अंतर्गत कोई एक कमजोर राज्य जो है वो अपनी शक्ति को बढ़ा भी सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकता है, और इस प्रकार वह अपनी शक्ति को बढ़ा करके एक शक्तिशाली राज्य भी बन सकता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन की स्थिति को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए उसमें दूसरा एक राज्य जो होता है वो जाकर हस्तक्षेप करता है और संतुलन बनाए रखता है। तो ये है एक दूसरा साधन इसका, जिस आधार पर शक्ति संतुलन बनाया जाता है। तीसरा है मध्यवर्ती राज्य। मध्यवर्ती राज्य यानी इसको हम कहते हैं बफर स्टेट कहते हैं।
इसको हम कहते हैं बफर स्टेट। अब बफर स्टेट क्या होता है कि मध्यवर्ती राज्य यानी बफर स्टेट क्या है? ये बफर स्टेट अर्थात ये प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में हुआ था उसके पहले भी इसकी महत्ता रही, और द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ 1945 में, तो उसके बाद भी इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी बफर स्टेट की, जिसको मध्यवर्ती राज्य के नाम से हम जानते हैं। अब इसकी स्थिति क्या है? तो बफर स्टेट ये एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है जो शक्ति संतुलन को बनाए रखता है। यानी ये एक ऐसा राज्य होता है, बफर स्टेट यानी मध्यवर्ती राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो एक तो तटस्थीकरण की नीति को अपनाता है, या अपने आप में तटस्थ होता है, या गुट निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है जो शक्ति संघर्षों से या शक्ति गुटों से अपने आप को दूर रखता है, तो उसको कहते हैं बफर स्टेट। यानी ये जो होता है, जैसे ये दो विरोधी राज्य हैं, अब ये दो विरोधी राज्य, जब ये दो विरोधी राज्य आपस में, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए आतुर रहेंगे। तो ये अगर सीधा संबंध रहेगा तो एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन यदि बीच में एक बफर स्टेट आ जाए तो क्या होगा कि बफर स्टेट बीच में यदि आ जाए, यानी बाधक राज्य जब आ जाए, तो ये इस पर आसानी से अटैक नहीं कर सकता और ये भी इस पर आसानी से अटैक नहीं कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं मध्यवर्ती राज्य यानी बफर स्टेट। यानी इसमें आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के पहले आप देखेंगे तो जैसे फ्रांस है, ये फ्रांस है ना, फिर आप देखेंगे एक तरफ है जर्मनी, ठीक है, और एक तरफ है इटली। तो ये फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन दोनों, ये तीनों राज्यों के बीच में एक बफर राज्य का काम करता था, और वो था कौन सा? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो ये बफर राज्य का काम करता है क्योंकि ये तीनों राष्ट्रों के बीच में ये एक ऐसा राष्ट्र है जो तटस्थीकरण की नीति को अपनाता है, अर्थात इनके बीच में ये कभी नहीं पड़ता है और ये तीनों राष्ट्रों को आपस में दूरी बनाकर रखता है। ये डायरेक्ट वार नहीं कर सकते, इनको इसी भूमि से होकर आना पड़ेगा, इसलिए बफर स्टेट का काम करता है। आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भी आप देखेंगे तो इंडिया और चाइना के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद में बफर स्टेट की इतनी महत्ता बढ़ गई थी कि हमारे यहाँ जो तिब्बत है, ये तिब्बत भी बफर राज्य का भूमिका निभाता था भारत और चाइना के बीच। लेकिन बाद में चाइना ने इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और हमारे यहाँ बफर राज्य की जो स्थिति थी वो अब नगण्य हो गई, खत्म, उसकी स्थिति समाप्त हो गई। तो ये होती है बफर राज्य या मध्यवर्ती राज्य, जो दो विरोधी राष्ट्रों के बीच में तनाव को कम करता है या दोनों के बीच में डायरेक्ट वार होने से बचाता है। तो इसको कहते हैं हम बफर राज्य। आप समझ गए होंगे कि बफर राज्य अब क्या है। फिर देखते हैं शस्त्रीकरण, इसका दूसरा साधन, अर्थात शस्त्रीकरण का आशय यह है कि एक राज्य जो है वह शस्त्रों का निर्माण करके अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है और इस प्रकार वह एक ताकतवर राज्य बनकर के उभर भी सकता है। शस्त्रीकरण की होड़ बनती है और ये भी एक संतुलन का काम करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आप देखेंगे तो जिस प्रकार से यूएसए और यूएसएसआर, इसमें जो शीत युद्ध चला, तो वो शीत युद्ध भी एक शक्ति संतुलन का ही काम करता है। ये शस्त्रीकरण के ऊपर था, अतः शीत युद्ध के दौरान इन दोनों में शस्त्रीकरण की होड़ मच गई थी। यूएसए और यूएसएसआर में दोनों में शस्त्रीकरण की होड़ मची और वो शस्त्रीकरण की होड़ केवल इसलिए मची थी क्योंकि शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके और ये शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। डायरेक्ट वार नहीं हो सका, ये हॉट युद्ध नहीं हो सका, हॉट वार नहीं हो सका, इसी कारण से क्योंकि शक्ति संतुलन दोनों के बीच में बना रहा, क्योंकि दोनों इतने ताकतवर होते गए कि एक दूसरे पर आक्रमण करने में दोनों को सोचना पड़ा और इस प्रकार केवल इनके बीच में शीत युद्ध चलता रहा, एकदम डायरेक्ट युद्ध इनके बीच में नहीं हुआ। पांचवा इसका खास तत्व है वह है विभाजन या शासन। इसमें एक अंग्रेजों की एक खास नीति काम आती है, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और शासन करो का आशय यह है कि एक राज्य जो होता है वो अपने शत्रु राज्यों के बीच में जो भी ग्रुप होते हैं, वो शत्रु राज्यों के बीच में जो दूसरे राज्य जुड़ने वाले होते हैं उनके बीच में फूट डालने का प्रयास किया जाता है। इनमें विभाजन करने का या फूट डालने का काम किया जाता है ताकि इसकी शक्ति दूसरे राज्य की शक्ति या शत्रु राज्य की शक्ति ज़्यादा बढ़ न सके और इस प्रकार से शक्ति संतुलन बनाया रखा जाता है विभाजन करके या फूट डालने की नीति के आधार पर। दूसरा अगला छठवां जो साधन है वो है मैत्री संधियाँ।
अर्थात शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए एक राज्य दूसरे राज्यों से मैत्री भी करता है और उसी प्रकार से शक्ति संतुलन बनाए रखा जा सकता है। यानी जब एक जो राज्य है वो शक्ति संतुलन, जैसे मान लिया जाए इस ग्रुप में अगर 2-4 राज्य मिल गए और इन्होंने अपनी ताकत को इंक्रीज किया है, तो ये दूसरा राज्य जो होगा वो भी दूसरे राज्यों से क्या करेगा, संधियां करेगा और अपनी शक्ति को इंक्रीज करेगा, उसके बराबर लाने का प्रयास करेगा ताकि इन दोनों के बीच संतुलन बना रहे, जिससे कि एक राज्य जो है दूसरे पर अटैक ना कर सके और यह राज्य इस पर अटैक ना कर सके। इस प्रकार से शक्ति संतुलन को बनाया जाता है। तो ये है शक्ति संतुलन बनाए रखने के प्रमुख साधन, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच शक्ति को संतुलित करके रखा जाता है ताकि युद्ध की स्थिति न आए, विश्व में शांति और अमन जो है कायम रहे। इसीलिए शक्ति संतुलन की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाई गई है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे हम शक्ति संतुलन को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि शक्ति संतुलन से लाभ क्या है। दूसरे वीडियो में भाग 2 में हम देखेंगे कि शक्ति संतुलन के लाभ देखेंगे और इसका मूल्यांकन देखेंगे कि शक्ति संतुलन का मूल्यांकन क्या है। इसके निष्कर्ष की ओर पहुंचेंगे और विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में शक्ति संतुलन कितना कारगर हुआ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए आने वाला से भाग 2 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, शक्ति संतुलन का भाग 2। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।